वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो फाइनली फेयर स्ट्रीट 3 रिलीज़ हो चुकी है और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने फेयर स्ट्रीट 1 और 2 नहीं देखी तो आपको फेयर स्ट्रीट 3 बिल्कुल भी समझ नहीं लगने वाली। तो आज हम उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे, फेयर स्ट्रीट 3 के बारे में, क्या उसमें कुछ गुड थिंग्स थी और क्या कुछ में उससे लूपहोल्स थे। अगर आपने फेयर स्ट्रीट 1 और 2 नहीं देखी, आपको उसका ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर मैं दूसरी ओर ये बताऊं, फेयर स्ट्रीट 3 की कास्ट फी आपको फेयर स्ट्रीट 1 और 2 में देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड में देखने के लिए मिली थी। सिर्फ आपको उनके कैरेक्टर्स में चेंज आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी ओर हमें जहाँ पर फेयर स्ट्रीट 3 की स्टार्टिंग पर फेयर स्ट्रीट 1 और 2 के सीन्स देखने के लिए मिलते हैं और क्या क्या उस फेयर स्ट्रीट 1 और 2 में हुआ है। यहाँ पर हमें फेयर स्ट्रीट 3 की स्टार्टिंग में ही सारा फेयर देखने के लिए मिलती है, जिसका ब्रदर एरन उसे आवाज़ लगाता है और जहाँ पर हमें एक पिगी अपने बच्चों को जन्म देती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें सारा फेयर अपने फादर से बात करती हुई दिखाई देती है और उसका फादर ये बोलता है कि तुम कमाल की हो, जहाँ पर पिगी ने 7 बच्चों को जन्म दिया है और अभी तक उसमें से एक भी नहीं मरा। और जहाँ पर सारा फेयर का फादर ये बोलता है कि इनमें से एक बच्चा तुम जाके सुलेवन को दे आओ। अब जहाँ पर वो सुलेवन को एक बच्चे को देने के लिए जाती है और जहाँ पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं और बाकी सारे नॉन्स हैं वो सब ये बात कर रहे होते हैं कि रात होने से पहले पूरा चंद्रमा निकलेगा और जहाँ पर हमें अपना फल मिलेगा। सारे ही ये बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें बाकी सब 1 बाय 1 उसके फ्रेंड्स देखने के लिए मिलते हैं और जहाँ पर हमें हैना मिलर भी देखने के लिए मिलती है और हैना मिलर की छोटी सिस्टर भी देखने के लिए मिलती है। और जहाँ पर हमें सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें सारा मिलर सुलेमान के घर जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो सुलेमान को उस पिगी का बच्चा देती है और वहाँ से दोनों आपस में बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है कि सुलेमान और जहाँ पर सारा फेयर एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सारा फेयर उससे कम प्यार करती है। यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होने के बाद सारा फेयर अपने घर पर आती है। फिर हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब रात होने वाली होती है, तभी जहाँ पर सारा फेयर हैना मिलर के साथ और कैट के साथ एक जंगल में जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो जंगल में दूर एक बेरी नाम की लेडी के पास जा रही होती हैं, जो कि एक जंगल में अकेले ही रह रही होती हैं। वो सभी लोग उसे एक तरह से शैतानी ताकतों का जाल में फंसाने वाली औरत बोलते हैं। तभी हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब वो वहाँ पर जा रही होती हैं तो वो एक दूसरे की कहानी बताते हैं। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि वो उसने किस तरह से शैतान के साथ सौदा किया था अपनी उम्र लंबी करने के लिए और उसके पास कुछ ऐसी बेरीज हैं जिनको खाते ही पूरी तरह से आप अलग दुनिया में चले जाते हो, जिनको आप अपनी लैंग्वेज में एक बार ड्रग्स वाली थिंग्स भी कह सकते हो। यहाँ पर वो तीनों फ्रेंड्स उस घर को रीच करती हैं और जहाँ पर वो जब वहाँ पर जाकर उस बेरी नाम की लेडी को आवाज़ लगाती हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। जब वो उस घर को छानना शुरू करती हैं तो सारा फेयर को वहाँ पर एक मैजिक की बुक देखने के लिए मिलती है, जो कि वहाँ पर आपको फेयर स्ट्रीट 1 और 2 में भी देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर आपको एक्चुअल में वो बुक देखने के लिए मिली। उस बुक में इतना कुछ होता है कि जहाँ पर जैसे ही वो उसको पढ़ने की कोशिश करती है तो वहाँ पर हमें वो बेरी नाम की लेडी आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो सारा फेयर को एक दीवार के साथ लगाती है और उसे थोड़ा धमकाना शुरू करती है और वो ये बोलती है कि तुम लोग को चले जाना चाहिए, नहीं तो वो शैतान तुम्हारे अंदर चला जाएगा, एक तरह तुम पर काबू पा लेगा और मनहूसियत फैल जाएगी। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब कैट को बेरीज मिल जाती हैं, ब्लूबेरीज, और वो तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। यहाँ पर हमें जंगल में सारे के सारे जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनकी एज के पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो सारे उन बेरीज को स्वॉलो करते हैं तो सारे के सारे एक तरह से नशे में धुत हो जाते हैं। तभी हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब हैना मिलर और सारा फेयर थोड़ा दूर जाते हैं उस पार्टी से। यहाँ पर वो दोनों दूर जाके किस करना स्टार्ट करते हैं और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि कोई परछाई उन्हें देख लेती है। अब जहाँ पर सारा फेयर को ये लगता है कि किसी ने देखा है, लेकिन उसे एक्चुअल में नहीं पता होता कि ये किसने देखा है। और जहाँ पर वो फिर से अपना थिंग्स करनी शुरू करते हैं और दूसरी ओर हमें वहाँ पर बैक साइड पे थॉमस देखने के लिए मिलता है। अब आपको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए, सारे के सारे कैरेक्टर्स वही हैं जो आपको फेयर स्ट्रीट 1 और फेयर स्ट्रीट 2 में देखने के लिए मिले थे। सिर्फ थिंग्स ये चेंज हैं कि उनकी कहानी पास से जुड़ी हुई है, बस ईयर बाय ईयर उनके नाम चेंज होते जा रहे हैं। अभी हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर थॉमस उनको देख लेता है तो हमें नेक्स्ट डे की सुबह देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट डे की सुबह बहुत ही अजीब होने वाली होती है। यहाँ पर जैसे ही सारा फेयर उठती है तो हमें जहाँ पर हेनरी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर हेनरी सारा फेयर को बोलता है कि इतनी सुबह हो गई है, तुम अभी तक क्यों नहीं उठी। यहाँ पर हेनरी सारा फेयर को ये बोलता है कि उसके सारे पिगीज की डेथ हो चुकी है। अब जहाँ पर सारा फेयर क्या करती है, जो पिगी है उसको खुद ही मार देती है, जिसे हेनरी देख के थोड़ा सा डर जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें हैना की एंट्री देखने के लिए मिलती है। हैना सारा फेयर को ये बोलती है कि मेरे फादर कल से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, जो कि उसके फादर एक तरह से पादरी हैं।
अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो अकेले ही आपस में बातें करी जा रहे हैं। और जहाँ पर वो एक तरह से दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जे बोल रही होती है कि हमारे दोनों के रिश्ते के बारे में मेरे पेरेंट्स को पता लग गया है, क्योंकि वो रिश्ते के बारे में थॉमस ने सबको बताया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हैना की मदर आती हुई दिखाई देती है और सारा फेयर को घर से बाहर निकाल देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जैसे ही वो घर से बाहर आती है तो सारे लोग सारा फेयर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उन्होंने किसी विच को देख लिया हो। तभी हमें सारा फेयर अपने घर पर जाती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर जैसे ही वो अपने खाने वाली चीज़ों को देखती है तो एक तरह से वो सारी खाने वाली चीज़ें जो भी थिंग्स हैं वो सारी की सारी एक तरह से ईविल में बढ़ चुकी हैं। किसी में उनको कॉकरोच देखने के लिए मिलते हैं और किसी में उनको बहुत ही सारे क्रीचर से देखने के लिए मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। और हमें जहाँ पर बस्ती में ये देखने के लिए मिलता है जो पानी वाला कुआं है वो उसमें एक बकेट फंस जाती है। जब वो उस बकेट को निकालना शुरू करते हैं तो वहाँ पर बकेट नहीं निकलती, उसकी जगह पर एक मरा हुआ डॉग निकल कर बाहर आता है और थॉमस पूरी तरह से क्रेजी हो चुका होता है और सिर्फ ये बोलता है कि हमारे पूरी गांव के ऊपर, विलेज के ऊपर शैतान का साया आ चुका है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सुलेमान सारा फेयर को मिलने के लिए आता है, जहाँ पर सारा फेयर बहुत डरी हुई होती है और सुलेमान को सच बताना शुरू करती है। अब जहाँ पर सुलेमान ये बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सुलेमान वही है जो आपको फेयर स्ट्रीट 1 में निक देखने के लिए मिला था और फेयर स्ट्रीट 2 में निक शेरिफ देखने के लिए मिला था। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब सारा फेयर उसको सच बताती है। जे बताती है कि मैंने हैना मिलर के साथ, हम दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण वो शैतान जाग गया है। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब सुलेमान जे बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने उसके साथ क्या किया है, तुम दोनों ने क्या किया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा और मुझे तुम पर यकीन है। तभी हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और हमें बस्ती में बहुत ज़्यादा शोर होता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें बाहर ये पता लगता है कि जहाँ पर पादरी ने बहुत सारे बच्चों को एक रूम में कैद कर लिया है और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि सुलेमान उस रूम के अंदर जाता है। जब भी वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी सारी आइज़ नीचे गिरी हुई मिलती हैं। जब वो उन आँखों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि क्या देख लिया। तभी हमें यहाँ पर पादरी का भी फेस देखने के लिए मिलता है। पादरी की भी दोनों आंखें निकलकर वहाँ पर गिरी हुई होती हैं और बाकी सारे बच्चे की भी आंखें वहाँ पर गिरी हुई होती हैं। अब जे वाली हरकत देखकर सारे के सारे वहाँ पर डर जाते हैं। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब सारा फेयर वहाँ पर एंटर होती है और जहाँ पर पादरी उस पर अटैक करना शुरू करता है और जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है सुलेमान पादरी पर अटैक करता है और पादरी की कहानी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ हमें यहाँ पर और देखने के लिए मिलती है, हेनरी की भी आंखें निकाल ली गई होती हैं और जहाँ पर सारा फेयर का ब्रदर वहाँ पर मर चुका होता है। अभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब सारे के सारे जे बात कर रहे होते हैं कि हमारे गाँव के ऊपर बहुत ही बुरा साया आ चुका है। अब 1 बाय 1 सारे अपना ओपिनियन रखते हैं और सुलेमान जे बोलता है कि ऐसा कोई भी कर्स नहीं होता, लेकिन जहाँ पर थॉमस जे बोलता है कि मैंने सारा फेयर और हैना मिलर को देखा है, उन दोनों के बीच जो भी हुआ है उसकी वजह से ही वो शैतान निकल के बाहर आया है। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब सारे 1 बाय 1 करके जे बोलने लगते हैं कि मैंने भी सारा फेयर को देखा और मैंने भी हैना मिलर को देखा है। हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब सारे गाँव वाले मिलकर सारा फेयर और हैना मिलर को ढूंढने लगते हैं। वो हैना मिलर को ढूंढकर उसे जंजीरों से बांध देते हैं और दूसरी ओर सारा फेयर वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब सारा फेयर अपने फादर से मिलती है तो एक तरह से वो अनकॉन्शियस हो रखा होता है। तभी वहाँ से सारा फेयर किसी तरह करके भाग जाती है और हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है। सीन में हमें ये देखने के लिए मिलता है जब सारा फेयर किसी तरह करके छुपते छुपते हैना मिलर से मिलने के लिए जाती है। अब जहाँ पर सारा फेयर उस हैना मिलर को ये बोलती है कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें लोग एक तरह से विचेस मान रहे हैं, लेकिन हम क्या करें अगर हम एक्चुअल में विचेस बन जाएं और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती हैं। तभी हमें जहाँ से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सारा फेयर हमें उसी ओल्ड लेडी के पास जाती हुई दिखाई देती है जंगल में। अब हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब वो उस ओल्ड लेडी के घर पर जाती है तो वहाँ पर उसकी पहले ही लाश पड़ी हुई होती है। अब वो जहाँ से भागते भागते सुलेमान के पास जाती है और सुलेमान के पास जाते ही हमें जे देखने के लिए मिलता है जब वो सुलेमान से बात कर रही होती है तो उसे सच बताती है कि किस तरह से उस ओल्ड बेरी लेडी का भी मर्डर कर दिया गया है और वहाँ पर उसे काफ़ी सारी डार्क मैजिक से भरी हुई थिंग्स देखने के लिए मिली हैं। नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सुलेमान सारा फेयर के साथ अपने घर पर होता है तभी हमें वहाँ पर विलेज के लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वो एक तरह से सुलेमान के घर की जांच पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन सुलेमान उनको वहाँ से भगा देता है। तभी यहाँ पर सारा फेयर चलते चलते थोड़ा आगे जाती है और उसे वहाँ पर वही सर्कल देखने के लिए मिलता है डार्क मैजिक वाला, और उसके आसपास काफ़ी सारा ब्लैक ब्लड होता है और वहाँ पर वो मैजिक वाली बुक भी पड़ी हुई होती है। अब जहाँ पर सारा फेयर उसको देख रही होती है तभी वहाँ से पीछे से सुलेमान आता हुआ दिखाई देता है।
अब जहाँ पर सुलेमान सारा फिर को जे बोलता है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, जे पूरे के पूरे विलेज वाले एक तरह से पागल हो चुके हैं। किसी एक को मारकर अगर तुम लोगों की इच्छा पूरी हो रही है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन सारा फिर जे बोलती है जहाँ पर एक को मारने की बात नहीं है, तुमने मेरे भाई और बाकी सबको काफ़ी बच्चों को मार डाला है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब सारा फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर सुलेमान उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो सुलेमान से भागती भागती थोड़ी आगे जाती है और एक दीवार उसे देखने के लिए मिलती है, जिस दीवार पर उन लोगों का नाम लिखा होता है जिनको वो मारना चाहता है। तभी वो सारा फिर से वहाँ पर भागती है और जहाँ पर सुलेमान उस पर अटैक करता है। जैसे ही सुलेमान उस पर अटैक करता है तो सारा फिर से उस पर बैक अटैक करती है और जहाँ पर सुलेमान ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन गलती से सुलेमान उस पर अटैक करता है और जहाँ पर सारा फिर का राइट हैंड कट कर वहाँ पर गिर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब सारा फिर भागते भागते जाती है वहाँ से और जहाँ पर उसे एक दीवार सी देखने के लिए मिलती है और दीवार के ऊपर उसे एक डोर देखने के लिए मिलता है। अब सारा फिर किसी न किसी तरह करके उस डोर को तोड़ती है और वहाँ से भाग जाती है और वो डोर जाके खुलता है उसी मैस में जहाँ पर वो पादरी ने सारे के सारे बच्चों को मारा था। अभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब सुलेमान पीछे से आके सारा फिर को पकड़ लेता है। अब सारा फिर को पकड़ने के बाद वो सारे विलेज के सामने ये बताता है कि मैंने विच को पकड़ लिया है। अब वो सारे के सारे विलेज वाले क्या करते हैं, हैना मिलर और सारा फेयर को उसी ट्री के पास ले जाते हैं और वहाँ पर फांसी की सज़ा देने लगते हैं ताकि शराब की मुक्ति हो जाए। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सारा फेयर जे बोलती है कि वही शैतान के साथ सोई थी और उसने ही सब कुछ किया था और उसने ही हैना पर एक तरह से डार्क मैजिक किया था। अब जहाँ पर सारा फिर को फांसी होने वाली होती है तभी वहाँ पर हमें सुलेमान उसके पास आता हुआ दिखाई देता है। तभी जहाँ पर सारा फिर जे बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब भी मेरे हाथ पर किसी का खून गिरेगा तो कुछ ना कुछ उन्हें सच्चाई का जरूर पता लगेगा और ये सच्चाई कभी भी छुपने वाली नहीं है और यही तुम्हारा कर्स होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब सारा फिर को फांसी दे दी जाती है और हमें वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है हैना वहाँ पर अकेली ही बैठी रो रही होती है। नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हैना, केट और उसके बाकी फ्रेंड सारा फेयर की बॉडी को एक अच्छी जगह पर ले जाके दफना देते हैं और उस पर उसका नाम लिख देते हैं। तभी हमें जहाँ पर कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है 1666 की और हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी देखने के लिए मिलती है 1994 की। हमें जहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो डैनी है वो उस हाथ को देख रही होती है। जब वो उस हाथ को देख रही होती है तो उसने सारा 1666 का पास देखा हुआ होता है, जहाँ पर हमें शेरिफ निक की भी एंट्री देखने के लिए मिलती है जो जोश से जे पूछता है कि तुम इतनी रात को जहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जोश जे बोलता है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। तभी निक जे बोलता है कि तुम्हारी बहन पूरी पागल हो चुकी है। जहाँ पर डैनी किसी तरह करके जोश को वहाँ से लेकर भागती है और निक उनके पीछे भागना शुरू करता है। जैसे जहाँ पर डैनी और जोश वहाँ से भागते हैं तो डैनी जोश को सारा सच बता देती है। डैनी जे बोलती है कि वही 1666 में सारा फेयर थी और तुम वहाँ उसके ब्रदर हेनरी थे। और दूसरी ओर वो जे बोलती है कि जो निक है उसकी फैमिली सदियों से चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसने ही इस कर्ज को जन्म दिया था और सारा फेयर एक तरह से बेकसूर थी, उसको इसके लिए फ्रेम किया गया था और हैना मिलर जो है वो इस टर्म में सैम है। इस तरह से हमें सारी की सारी कहानी देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो सारे के सारे सी बर्मन के घर पर रीच करते हैं। सीन हमें जब देखने के लिए मिलता है जब वो सारे सी बर्मन को सच बताते हैं तो सी बर्मन ये बोलती है कि मैंने एक तरह से शेरिफ निक को कॉल कर दिया है। तभी हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर डैनी, जोश और सी बर्मन आपस में प्लान बनाते हुए दिखाई देते हैं और फाइनली इस कर्ज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी ओर वो जाते वक्त मार्टिन को भी अपने साथ ले लेते हैं। मार्टिन वही है जिसको मतलब शेडी साइड वाले मॉल से अरेस्ट किया था। नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब प्रेजेंट टाइम वाली सैम एक तरह से पूरी तरह से उस इवल पावर से पोजेस हो चुकी होती है। तो पांचों के पांचों उसी शेडी साइड वाले मॉल पर जाते हैं और वहाँ पर उसे वही ट्री देखने के लिए मिलता है वहाँ पर सारा फेयर को फांसी दी गई थी। तभी प्लान बनाते हैं कि जितने भी वो इवल पावर से पोजेस्ड वाले विलन्स हैं उनको हम एक शेडी साइड वाले मॉल में इकट्ठा करेंगे शटर्स के अंदर और उनके ऊपर ही वो ब्लड फेंक देंगे ताकि वो आपस में ही लड़कर मर जाएं। जहाँ पर हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब डैनी अपना ब्लड कट कर एक बाल्टी में डालती है और एक बाल्टी में नियॉन कलर भी होता है। यहाँ पर वो अपनी फिलर्स को फिल करते हैं और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जब वो चारों के चप जाते हैं तभी हमें वहाँ पर सारे के सारे विलन्स आते हुए दिखाई देते हैं ब्लड के पीछे। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है वो किसी तरह करके चुपचाप शांति से वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जैसे ही वो विलन्स उन शटर्स के अंदर जाते हैं, रूम्स के अंदर जाते हैं, तो वो उन शटर्स को नीचे गिरा देते हैं। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो उन पर किसी तरह से कोई फिलर्स का यूज़ करने वाले होते हैं तभी हमें वहाँ पर एक शेरिफ आता हुआ दिखाई देता है
और वो जे बोलता है कि तुम अपनी स्प्रे गन्स को नीचे फेंक दो। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब वो अपनी स्प्रे गन्स को नीचे फेंकते हैं तो पीछे से कोई इविल पोजेस्ड पर्सन आके उस पर अटैक करता है और इस तरह से हमें शेरिफ की एंड होता हुआ दिखाई देता है। अब वो चारों के चारों अपनी स्प्रे गन्स को उस पे ऊपर स्प्रे करते हैं विलन्स के ऊपर, और जहाँ पर वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ 4 होते हैं, लेकिन अभी भी 2 बाकी होते हैं, एक बेसबॉल वाला इविल पोजेस्ड पर्सन और एक रूबी। अब हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर एक्चुअल में शेरिफ निक आ जाता है। यहाँ पर शेरिफ निक के बीच थोड़ी फाइट होती है सीबरमैन के साथ, और जहाँ पर शेरिफ निक वहाँ से भाग जाता है। जब जहाँ से शेरिफ निक भागता है तो उसके पीछे पीछे हमें डैना भी जाती हुई दिखाई देती है। डैना उसी रास्ते के सहारे जाती है जहाँ पर उसे 1666 में देखने के लिए मिला था। एक तरह से सिर्फ रास्ता चेंज हो गया था। हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब वो वहाँ से सेम उसी गुफा में जाते हैं और जहाँ पर सेम फाइट होनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे पीछे हमें सैम भी जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही सैम सेम प्लेस पर पहुंचती है तो सैम जहां पर डैनी पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन जहां पर क्या होता है, डैनी किसी तरह करके उस हर्ट को टच करती है जो कि इवल पावर से पोजेस्ड है बहुत सालों से। उसके बाद जैसे ही उसको टच करती है तो जहाँ पर शेरिफ निक को बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है पास्ट का। जैसे ही वो वहाँ से पीछे होता है तभी वहाँ पर फाइट होनी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर हमें शेरिफ निक का एंड होता हुआ दिखाई देता है। और जहाँ पर बाकी जितने भी इविल पोजेस्ड पर्सन होते हैं काफ़ी सालों से, वो सारे खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सैम इविल पावर से बिल्कुल फ्री हो जाती है और जहाँ पर वो एक रूम में जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे वो उस रूम से बाहर आते हैं तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के बाद जहाँ पर डैनी अपने ब्रदर के साथ खाना खाती हुई दिखाई देती है और दूसरी ओर वो हाई स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हमें सैम और डैनी वही रेड ग्रास के पास जाते हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर थोड़ी पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट में उन दोनों के बीच में केस होती है और जहाँ पर फेज 3 का हमें पार्ट खत्म होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप में से इनमें से किसी ने भी ये फेज 3 नहीं देखी तो उसको देखने से पहले फेज 1 और फेज 2 जरूर देखना। मेरी ओर से इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरह से आपको ईयर बाय ईयर सेंचुरी बाय सेंचुरी जो वर्ल्ड बनाया गया है, जो देखने में मज़ा आया है इस मूवी को, मतलब वो आप नेटफ्लिक्स से ही सोच सकते हो कि नेटफ्लिक्स में ही ऐसी मूवी बनती हैं। और दूसरी ओर जहाँ पर जो फाइट्स की गई हैं न्योन कलर के साथ और जहाँ पर इतनी सारी न्योन लाइट्स यूज़ की गई हैं, उसी ने ही इस मूवी को सबसे ज़्यादा खास बनाया है। मूवी के अंदर आपको इतनी ज़्यादा मिस्ट्री या फिर हॉरर टच नहीं देखने के लिए मिलेगा तीनों के अंदर, लेकिन जो न्योन टच दिया गया है और रेड लाइट्स और ब्लू लाइट्स ने जो कमाल किया है वो आपको मूवी में सबसे खास देखने के लिए मिलता है, सिर्फ 1666 को छोड़कर। होप कि आपको हमारी ये फेज 3 की स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।